हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ मोशन इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हमें 3 लॉ मिलेगा जो न्यूटन ने दिया था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एवरीबॉडी कंटिन्यूज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ये है न्यूटन की फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट। इसमें यह कहा जा रहा है अगर कोई बॉडी रेस में है तो वो रेस में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया तो। किसी बॉडी के ऊपर अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो वो अगर रेस पे है तो रेस पे ही रहना चाहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ये बात न्यूटन की फर्स्ट लॉ ने कहा है। देखिए, इस पेन के ऊपर अगर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया तो ये पेन रेस में है, रेस में ही रहेगा। लेकिन जब मैं पेन के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो वो पोजीशन चेंज करेगा, मोशन करेगा। लेकिन नेचर में हमने क्या देखा है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, लेकिन थोड़ी समय के बाद वो रुक जाता है, मोशन को कंटिन्यू नहीं करते हैं। लेकिन फर्स्ट लॉ में कहा यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगा, कोई फोर्स की जरूरत नहीं है मोशन को कंटिन्यू करने के लिए। फर्स्ट लॉ में ऐसे कहा। इसी बात को हमें समझना है। अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है मोशन को कंटिन्यू करने के लिए। जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है, क्योंकि ये जो मोशन उसने गेन किया वो है नॉन यूनिफॉर्म, इसीलिए वो रुक जाता है। लेकिन फर्स्ट लॉ ने कहा है अगर यूनिफॉर्म मोशन उसने गेन किया तो वो यूनिफॉर्म मोशन करते रहेगा। If F net total external force is 0, then acceleration will be constant. जब कोई बॉडी रेस में होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट और 0। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट और 0। तो इस बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो ऐसा होगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो बॉडी रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। उसका मतलब क्या है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट और 0 होगा। ठीक है, तो इसी बात को हमने मैथमेटिकली ऐसे लिखा है। इनर्शिया, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? एक टेंडेंसी है। बॉडी रेस में है, रेस पे ही रहना चाहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही वो रहना चाहते हैं, तो उस टेंडेंसी को इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मैथमेटिकली F is proportional to del P by del T. P means momentum, T means time. बॉडी के ऊपर फोर्स लगने से क्या होगा? स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। जब कोई बॉडी के ऊपर हम फोर्स इंक्रीज करेंगे तो उसका स्पीड इंक्रीज होगा। दैट मीन्स मोमेंटम इंक्रीज होगा। समय के साथ मोमेंटम बढ़ जाएगा। जब हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेंगे तब समय के साथ उस बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज होगा। इसीलिए मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस करेंगे ऐसे, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाय डेल टी। पी मीन्स मोमेंटम, मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी।
सो डेट F इक्वल एम ए, इसको हमें निकालना है। इस रिलेशन की मदद से हमें इसको निकालना है, F इक्वल एम ए। कैसे निकालेंगे देखिए, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या मिलता है, F इज प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाय डेल टी, स्मॉल p है। F इक्वल एक कांस्टेंट लाना होगा के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। P क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी। डेल P इक्वल्स टू क्या होगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। मास तो चेंज नहीं हो सकता ना, वेलोसिटी चेंज होगा। डेल P की जगह हम पुट करेंगे मास इनटू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। डेल V बाय डेल टी, के एम डेल V बाय डेल टी। ये जो डेल V बाय डेल टी है, इसका मतलब क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन को। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन टाइम एक्सीलरेशन को इंडिकेट्स करता है। तो डेल V बाय डेल टी की जगह हम पुट करेंगे ए। पुटिंग k equal 1, we get F equal ma। ये जो एक्सप्रेशन है F इक्वल ma, ये हमें कहां से मिला, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसका जो स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट की थ्रू हमें मिला F इक्वल ma। इस रिलेशन को याद रखिए। सेकेंड लॉ ने फोर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमें दिया है, ये है फॉर्मूला F इक्वल ma। इसकी मदद से हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन, द फोर्स व्हिच कॉजेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू ए मास ऑफ 1 kg इज नोन एज 1 न्यूटन। 1 kg मास के ऊपर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन कोई फोर्स ने क्रिएट किया, तो उस फोर्स की जो वैल्यू है उसको हम कहेंगे 1 न्यूटन। मास 1 kg होना चाहिए, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने से उस फोर्स को हम कहेंगे 1 न्यूटन। एक न्यूमेरिकल देखिए, ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? एक बॉडी 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा था, उसके ऊपर 50 न्यूटन रिटार्डिंग फोर्स लगा। रिटार्डिंग फोर्स मतलब ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगा है। ऑब्जेक्ट का मास कितना था, 20 kg। फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए ये बॉडी कुछ देर बाद रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा उसका वेलोसिटी। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम के बाद ये बॉडी स्टॉप होगा, मोशन, ये बॉडी स्टॉप होगा, मतलब वेलोसिटी 0 होगा।
क्या क्या गिवन है उसको लिख लीजिए। फोर्स गिवन है, मास गिवन है 20 kg, m इक्वल 20 kg, F इक्वल -50 न्यूटन, क्योंकि फोर्स कैसा है, रिटार्डिंग फोर्स है। इनिशियल स्पीड u इक्वल 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम को निकालना है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, v इक्वल 0 होगा। फोर्स -50 न्यूटन, मास 20 kg, इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड क्या है, 0, स्टॉप होगा ना, इसीलिए फाइनल स्पीड इक्वल 0। टाइम पूछा है हमें, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम F इक्वल ma यूज करेंगे तो फोर्स गिवन है -50, मास गिवन है 20, ये हमें नहीं पता, तो ए की वैल्यू कितना होगा, अब हमें टाइम निकालना है, तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन में मिला था v इक्वल u प्लस at। इस इक्वेशन से हमें टाइम निकाल सकते हैं। v कितना है, 0 है, u कितना है, 15 है, a की वैल्यू कितना है, -5/2, ये -15 इक्वल -5/2 इंटू टी, माइनस माइनस कैंसिल जाएगा, तो कितना निकल आएगा, 15 इंटू 2 30 डिवाइडेड बाय 5, 6, टाइम कितना होगा, 6 सेकेंड। ऐसे हम निकाल सकते हैं। और यहां देखिए कि यहां a इक्वल v माइनस यू बाई टी हमने लिखा, बाकी सब सेम है, टाइम 6 सेकेंड, आंसर सेम ही आएगा। इम्पल्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम व्हिच इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। इम्पल्स क्या है, एक प्रोडक्ट है, फोर्स एंड टाइम इन दोनों का प्रोडक्ट है, ऑल्सो इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। इम्पल्स इक्वल फोर्स इंटू टाइम, और हम लिख सकते हैं इम्पल्स इक्वल चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सभी एक्शन का एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया है। मैथमेटिकली फोर्स ऑन ए बाय बी इक्वल फोर्स ऑन बी बाय ए। ए के ऊपर बी ने जो फोर्स लगाया वो किसकी बराबर होगा, बी के ऊपर ए ने जो फोर्स लगाया, दोनों फोर्स इक्वल होगा, बराबर होगा, लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसीलिए हमने क्या लिखा है, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए बाय बी इक्वल माइनस फोर्स ऑन बी बाय ए, एफ बी ए। फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए निगेटिव साइन यहां दिया है, क्योंकि ये डायरेक्शन इंडिकेट किया है ना, ऊपर में एरो हमने यूज किया है, तो डायरेक्शन अपोजिट होगा लेकिन फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, द टोटल लिनियर मोमेंटम of an isolated system of interacting particles is conserved। तो यहां कहा गया है टोटल लिनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, अनचेंज रहेगा।
आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो आइए इसको समझते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 और इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1 है। और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2, इनिशियल वेलोसिटी u2। एक दूसरे की तरफ आ रहा है, थोड़ी देर बाद टकराएगा, एक कोलिशन होगा। तो पहले इसका मोमेंटम क्या होगा, p1, और इसका मोमेंटम हम लिखेंगे p2। कलिशन होने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, कलिशन होगा। कलिशन होने के बाद इसका मोमेंटम p1 डैश हो गया, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम p2 डैश हो गया आफ्टर कलिशन। देखिए, कलिशन होने के बाद क्या होगा, स्पीड टू चेंज होगा ना। स्पीड चेंज होने से मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा। तो बिफोर कलिशन में टोटल जो मोमेंटम होगा और आफ्टर कलिशन में जो टोटल मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बिफोर कलिशन टोटल मोमेंटम जितना था, आफ्टर कलिशन टोटल मोमेंटम सेम ही रहेगा, अनचेंज, चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ठीक है। फ्रिक्शन is a force that opposes impending or actual relative motion between two surfaces in contact. फ्रिक्शन दो तरह की है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। सपोज एक लार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ने पोजीशन को नहीं सेंस किया। पहले रेस्ट पोजीशन पर था, फोर्स लगाने के बाद भी वो रेस्ट पोजीशन में ही है। पहले रेस्ट में था, फोर्स लगाने के बाद भी वो रेस्ट में ही है। ऐसी सिचुएशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट चलने की कोशिश करते हैं लेकिन चल नहीं पाती, मोशन करना चाहते हैं लेकिन मोशन कर नहीं पाते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs is less than equal mu s into n. Mu s means coefficient of static friction, n means normal force. The frictional force that opposes actual relative motion between surfaces in contact is called kinetic friction. Mathematically, Fk equal mu k into n. Mu k means coefficient of kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा उस समय जो फ्रिक्शन डेवलप होगा बिटवीन टू सरफेसेस, उसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो रेस में जो फ्रिक्शन डेवलप होता है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तब जो फ्रिक्शन डेवलप होता है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन।